तो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद अब विपक्ष एक बार फिर से अपनी रणनीति पर दोबारा से विचार करने पर मजबूर हो गया है। चुनाव पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जो है वो जिस तरह से हुई है, समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद अब विपक्ष के रणनीतिकार दोबारा से एकजुटता की कोशिश में जुटे हुए हैं। कल दिल्ली में विपक्षी दल की बैठक में पहले यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी को भी गठबंधन में शामिल करने की रणनीति पर विचार चल रहा है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ बीएसपी के बड़े वोट बैंक पर भी नजर बनाए हुए है। साथ ही आरएलडी की बात की जाए या फिर छोटे दलों को जोड़कर भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिस तरह से बीते दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कड़वाहट खुलकर सामने आई थी, उसके बाद क्या वाकई दोनों दलों के बीच ऑल इज वेल हो पाएगा? सवाल यह भी है कि पहले ही इकला चलो का ऐलान कर चुकी मायावती क्या सपा और कांग्रेस के साथ जाने को तैयार होगी? तो गठबंधन में कैसे पड़ी है गांठ? सपा ने मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो इस दौरान सीटें मांगी, लेकिन कांग्रेस सीट देने को इस दौरान तैयार नहीं हुई है। और अगर बात की जाए इस दौरान तो यूपी में अजय राय और अखिलेश के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिली। तो क्या जिस तरीके से जुबानी जंग है, क्या एक बार फिर से साथ में आएंगे? नाराज अखिलेश ने मध्य प्रदेश में 70 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए और यहां पर जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो सीधे तौर पर कट गया। और इसी के साथ सपा की वजह से आधा दर्जन सीटों पर इस दौरान कांग्रेस को हार मिली। हर महीने की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि इसी महीने 6 दिसंबर को भी गठबंधन की बैठक होनी थी, लेकिन अखिलेश, नीतीश कुमार और ममता ने बैठक में जाने से मना कर दिया और इसी वजह से ये बैठक भी इस दौरान रद्द हुई। और उसके बाद अब बैठक को अगर बात की जाए तो एक बार फिर से पूरे गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उनको जोड़ने की अब कोशिश एक बार फिर से, यानी कि अब 19 दिसंबर को दोबारा विपक्ष की बैठक होगी, जिसमें बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो विधानसभा सीटों की, खास करके यूपी में 111 विधानसभा सीटों के साथ में समाजवादी पार्टी 2022 में जीत, इस दौरान इतनी सीटें उसको मिली। वहीं कांग्रेस के पास 2 सीटें, जबकि बीएसपी की अगर बात की जाए तो उसका भी अगर वोट बैंक है वो भी 12.88% रहा। सपा का वोट शेयर की अगर बात की जाए तो इस दौरान सपा का वोट शेयर 21.8% था, यानी कि 2017 में। और अगर बात इस दौरान सपा के वोट शेयर की जाए तो 10% की बढ़ोतरी हुई थी जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2.33% वोट ही मिले। इतना ही नहीं, बीएसपी का वोट शेयर की अगर बात की जाए तो 12.88% रहा। तो वहीं वोट शेयर के मामले में बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी है। अब ऐसे में बीएसपी को भी गठबंधन में जोड़ने की जो चर्चा है वो काफी तेज है। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान खटपट हुई और इस दौरान अगर सपा ने मध्य प्रदेश में सीटें मांगी थी, लेकिन इस दौरान कांग्रेस ने सीटें देने से मना कर दिया। और कांग्रेस ने जब सीटें देने को तैयार नहीं हुई तो अखिलेश यादव ने जब वहां पर अपने प्रत्याशी उतारे तो कांग्रेस का वोट बैंक इस दौरान कट गया। और अब देखने वाली बात यह भी होगी कि यूपी में जिस तरीके से अब 2024 में लोकसभा चुनाव है और 80 सीटें हैं लोकसभा की यूपी में, तो क्या इन सीटों पर सहमति बन पाएगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में? क्योंकि सपा की वजह से आधा दर्जन सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो हार गई थी। और अब जिस तरीके से गठबंधन को अगर बात करें, एक बार फिर से तमाम पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी और इसी को लेकर आज खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय करा देती हूं। बीजेपी नेता है मनोज पंडित और समाजवादी पार्टी के नेता डीपी यादव मेरे साथ में है। वहीं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के रत्नेश मिश्रा। चर्चा की शुरुआत करती हूं रत्नेश मिश्रा जी, आप ही के साथ में। अब गठबंधन को अगर बात की जाए तो जोड़ने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अगर 6 दिसंबर की बात की जाए तो 6 दिसंबर में ममता बनर्जी ने आने से मना किया, अखिलेश यादव की नाराजगी रही है और इस दौरान देखा नीतीश कुमार ने भी आने से इनकार किया। क्या लगता है अब जो 19 तारीख को बैठक होगी, क्या उसमें सबकी सहमति बन पाएगी?
पंकज जी, आपको और मेरे सभी साथियों को और देश की 140 करोड़ जनसंख्या को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय सीताराम। देखिए, गठबंधन किसी के लिए गठबंधन हो सकता है, लेकिन देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन एक जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक तिलिस्म रचा है झूठ का, फरेब का और सांप्रदायिकता का, उसको तोड़ने के लिए सभी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले दलों को एक साथ आना होगा और भारतीय जनता पार्टी के इस तिलिस्म को तोड़ना होगा। अब देखिए, सीटें कितनी आती हैं, कितनी नहीं आती हैं, किसको कितना शेयर मिलता है, किसको कितना नहीं मिलता है, ये तो बैठक के बाद डिसाइड होगा। लेकिन अगर किसी भी राजनीतिक दल का विश्वास भारतीय लोकतंत्र में है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, तो उसे इस गठबंधन में साथ आना चाहिए। और अगर वो नहीं आते हैं और अगर वो केवल अपने व्यक्तिगत हितों को, अपने पार्टीगत हितों को देश हितों से और लोक हितों से ऊपर रखते हुए देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो देश के लिए एक खतरा जो उनके सामने खड़ा था उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं और देश के लोगों के साथ अन्याय करेगा वो राजनीतिक दल जो लोकतंत्र को बचाने के लिए इस लड़ाई में आगे नहीं आएगा। इस दौरान रत्नेश जी, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ में कोई सही तरीके से बातचीत नजर नहीं आ रही। ऐसे में बीएसपी को भी साथ लाने की कोशिश, तो क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं हो पाएगी अगर सीट बंटवारे की बात की जाए तो? देखिए, मैंने सीट बंटवारे पे कहा कि वो बैठक के बाद सीट नेतृत्व तो उस पर निर्णय लेगा किसको कितने मिलेंगी। लेकिन देखिए, चूंकि मायावती जी का एक बड़ा वोट बैंक रहा है अभी भी उत्तर प्रदेश में, और मायावती जी का एक इंटैक्ट वोट बैंक है उनके साथ, वो कहीं इधर उधर जाता नहीं है, और वो वोट बैंक मायावती का है जिसको इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं। तो जिस वोट बैंक को वो होल्ड करती हैं, वो वोट बैंक अगर पीड़ित है और उसके बाद भी बहन जी अगर गठबंधन में नहीं आती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक दिखेगा कि जब हमें जरूरत थी तो बहन जी अपने हितों को या अपने पार्टी के हितों को बचाना। आई होप कि मायावती जी आएंगी। रत्नेश जी, अगर बात कांग्रेस से करूं तो कांग्रेस से बेहतर रहा है बीएसपी का वोट बैंक। मैं आगे इसी पर भी आऊंगी, लेकिन मेरे साथ में और भी मेहमान है। डीपी यादव जी, क्या कहेंगे, क्या बीएसपी साथ में आएगी? अगर बीएसपी आती है तो यूपी में जिस तरीके से अखिलेश यादव पूरे नेतृत्व में नजर आ रहे हैं कि वो सीट शेयरिंग को लेकर भी वो जो नेतृत्व है वो तय करेंगे, अगर बीएसपी आती है तो क्या मुश्किल नहीं हो पाएगी आगे? इस चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं जनता के मन में एक प्रकार की आशा और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से दूर हटाया जाए। उसमें समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है, निश्चित रूप से 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और 80 लोकसभा सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोक देगी तो आप मान के चलिए कि देश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार नहीं बनेगी। अब उत्तर प्रदेश क्योंकि महत्वपूर्ण प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं से किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं को या अन्य वर्ग को, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार से निराश हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि गन्ना पेराई का सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का मूल्य निर्धारित नहीं किया है। पिछले साल 350 रुपए था। किसी प्रकार से डीपी यादव जी यहाँ पर बात, डीपी यादव जी वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अब जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि बीएसपी जो साथ में आप लेके आ रहे हैं, तो बीएसपी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात मायावती कर चुकी है, तो क्या मुश्किल नहीं होगी? क्योंकि अभी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की तनातनी खत्म नहीं हो रही है एमपी को लेकर। अब ऐसे में बीएसपी की एंट्री हो जाती है तो उनकी भी तो अपनी अलग रणनीति है। जब वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी तो वो भी तो अपने वोट बैंक को आगे बढ़ाने के लिए सामने प्रस्ताव रखेंगे, तो क्या उस प्रस्ताव पर सहमति बन पाएगी? 24 का लोकसभा चुनाव है, उसमें राहत न मिलने पाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी प्रकार से केंद्र में न बनने पाए, तो अब जो दल जैसी सहायता करना चाहता है ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व मिल बैठ करके तय करेगा किसको आना है, किसको नहीं आना, किसके साथ समझौता होगा, किसके साथ गठबंधन होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर दूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ
चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है उसको रोकने का काम करेगी। डीपी यादव जी, मेरा सवाल, मैं आपको सवाल फिर से दोहरा देती हूँ। आप नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीएसपी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, उसका जो वोट बैंक है, क्या वो आपके साथ में शेयर करेंगी? क्या यहां मुश्किल पैदा नहीं होगी? क्योंकि अभी तो गठबंधन में अभी अखिलेश यादव नहीं पहुंचने की बात कर रहे थे 6 दिसंबर की जब बैठक थी, ममता दीदी आने की बात नहीं, इस दौरान वो नहीं आ पा रही थी, और नीतीश कुमार जो गठबंधन का पहले पूरे तरीके से पूरे गठबंधन को इकट्ठा किया, वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो क्या ऐसे में बीएसपी को जोड़ना? समाजवादी पार्टी की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, तो समाजवादी पार्टी के कंधों पर जिम्मेदारियां भी उतनी बड़ी हैं। ठीक है, डीपी यादव जी वापस लौटती हूँ। मनोज पंडित जी क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए तो गठबंधन था और बीएसपी थी और साथ में बीजेपी थी, लेकिन अब अगर बात की जाए तो अगर बीएसपी गठबंधन में जाती है तो क्या थोड़ी मुश्किल जो है वो बीजेपी के लिए आगे बढ़ती आएगी? क्या मुश्किलें जो हैं वो और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती जाएंगी? नहीं पंकज जी, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए अभी आप इन लोगों का, इनकी मंशा जो है वो सिर्फ ये है कि देश की कुर्सी से प्रधानमंत्री को कैसे हटाना है, और इनकी कोई मंशा नहीं है, इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें कैसे देश को तरक्की की राह पे ले जाना है या हमें क्या क्या ब्लूप्रिंट बनाना है। आप ये देखिए, अभी 5 राज्यों को चुनाव हुए, यही वही कांग्रेस, वही भारतीय जनता सपा के लोग हैं जो वहां कह रहे थे कि देखिए आप हर रात को 1-1 बजे तक हमें कमलनाथ जी ने बैठा दिया और हमें जो है गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे। अरे भाई, गठबंधन हुआ है आपका लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए तो कोई गठबंधन हुआ नहीं था। अब मान लो इन चीजों को उन्होंने कहा कि ठीक है हम उत्तर प्रदेश में देख लेंगे। अब उत्तर प्रदेश की बात, पहले 6 दिसंबर डेट तय की गई, डेट की उसके लिए मीटिंग के लिए, वो इनकी पोस्टपोन हो गई। फिर कल इन्होंने मीटिंग की, फिर 19 को मीटिंग रखी। तो मुझे लगता है कि इनकी जो मंशा है वो सबको जग जाहिर है कि इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है। हर एक व्यक्ति इस चक्कर में लगा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मुझे कैसे मिलें और मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनूं। इसमें किसी की कोई मंशा नहीं है कि देश के हित की बात कैसे करें या हम कैसे ब्लूप्रिंट बनाएं कि कैसे हमने चीजों को आगे ले जाना है। इनका सिर्फ एक ही हित है, एक ही सोच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे हटाएं और ताकि हम जांच से बचें, हमारे पीछे जो हमने करप्शन किया हम उससे बचें। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां सोचती नहीं जहां ये सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो वहां सोचती है जहां पर हमने काम करना है। हमारा तो, हमारी नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है पंकजा जी, कि हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीयत पे काम हम लोग करते हैं और उसी पे चीजों को हम लोग चला रहे हैं। अब ये देखिए कि इनकी नीयत और नीति दोनों जनता को दिख रही है। 5 राज्यों में रिजल्ट इनके सामने आ चुका है कि इनका 5 राज्यों में इन्होंने क्या किया। अगर इतना ही अच्छा काम किया होता तो वो जो कांग्रेस कह रही है कि भाई ठीक है हम लोग राजस्थान में नहीं आए, छत्तीसगढ़ में नहीं आए, एमपी में नहीं आए, आपने इतना अच्छा काम किया तो जनता लाती ना आपको लौटा के दोबारा। ठीक है। या अभी रत्नेश जी ने कहा कि हमने भरमाया। अरे भाई, हमारे पास कोई जादू की छड़ी है क्या कि हमने घुमाई और लोगों ने हमें वोट दे दिया? हमारे काम से लोग पसंद है, हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, हमने चीजें खड़ी की हैं, उसको वो जनता वोट करती है। और जनता को पता है कि हमारा विकास कहां पर है, हमारा भविष्य सुरक्षित कहां पर है पंकज जी। तो इसलिए हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है, ये अपना काम करें, पर लेकिन जनता के साथ छल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अब जनता छलावे में आने वाली है नहीं। ठीक है, मनोज पंडित जी वापस लौटती हूं। रत्नेश मिश्रा जी क्या कहेंगे? पूरे परिवार को जोड़ने की कोशिश इस दौरान लगातार जारी है, लेकिन परिवार जुड़ता नजर नहीं आ रहा है, हर किसी के सुर अलग नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में मुश्किल कैसे, मतलब कैसे इस मुश्किल से पार हो पाएंगे ये गठबंधन? देखिए पंकज जी, मैं मनोज भाई की एक बात से एग्री करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सांगठनिक तौर पे बहुत मजबूत है, ये उनकी सच्चाई है। और वो केवल 1 प्रदेश 2 प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। उसका कारण है कि उनको आरएसएस का बैकग्राउंड मिलता है और आरएसएस के ऐसे डेडिकेटेड वर्कर्स मिलते हैं जो उनको बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। मैं प्रवक्ता के तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि हमें भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है और हम उसी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। हाँ, हम जहां कहीं भी हमारी थोड़ी कमजोरी है, देखिए हम
अपने सहयोगी दलों के साथ आ रहे हैं, उनके साथ मिलकर, उनका संगठन हमारे साथ मिलकर काम करेगा। और हम भारतीय जनता, देखिए लोकतंत्र में अगर किसी भी राजनीतिक दल का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है तो फिर वो राजनीतिक दल नहीं है, फिर वो योग के क्षेत्र में चला जाए, वो हिमालयों पे जाके तपस्या करे। क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दल का प्रथम लक्ष्य होता है सत्ता प्राप्त करना और चुनाव जीतना। उनका एकमात्र पहला लक्ष्य वही होता है, उसके बाद सारे लक्ष्य होते हैं, क्योंकि इस लक्ष्य की प्राप्ति के उपरांत ही दूसरे लक्ष्यों की पूर्ति हो पाएगी। अब मनोज पंडित जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को हटाने की बात कर रहे हैं। भैया, जब प्रधानमंत्री ही पार्टी का लीडर है, आपके प्रधानमंत्री ही सरकार को चला रहा है, तो क्या हम जाके क्या कहते हैं जो बाइडेन को हटाने की बात करेंगे? ठीक है रत्नेश जी, पुतिन को हटाने की बात करेंगे क्या? लेकिन रत्नेश जी, गठबंधन जो बना है, रत्नेश जी हटा तो तब पाएंगे ना, हटा तो तब पाएंगे जब पूरी सहमति बनेगी ना। आप जनता के हित की बात तो करें कम से कम। आप ऐसे वक्तव्य दें कि जनता को लगे कि भाई हमारे हित की बात कर रहे हैं। ऐसा तो कोई करते नहीं। आप तो व्यक्तिगत हमलों में लगे रहते हैं। आप देखिए सत्र चालू होने से पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा ये बात कि मनोज भाई, मैं दे रहा हूँ जवाब। मनोज भाई सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। ठीक है, वापस लौटूंगी। आलोक द्विवेदी जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं। मैं वापस लौटती हूँ। आलोक द्विवेदी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ में। आलोक जी, क्या लगता है जिस तरीके से बीएसपी को अब साथ में लाने की पूरी कवायद जो है वो शुरू की जा रही है कि बीएसपी का जो वोट बैंक है उस पर भी पूरी नजर है, चाहे कांग्रेस हो या फिर वहां पर समाजवादी पार्टी हो, क्या लगता है कितना वोट बैंक पर असर पड़े? क्या मायावती साथ में आएंगी? क्योंकि वो तो 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का नारा दे चुकी हैं। देखिए, बसपा का मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं इंडिया गठबंधन में आने का, क्योंकि मैंने पिछले साल इस साल जून मैंने सुना था कि इस साथ कुछ बात होती है अखिलेश जी के आपस में मायावती जी की, जिसमें बसपा ने, जहां तक मेरे पास जानकारी, बसपा ने मना कर दिया था इंडिया गठबंधन में आने से। एक्चुअली बसपा अगर इंडिया गठबंधन में आ जाती है तो फिर सच पूछे तो भाजपा के लिए मुश्किल यूपी में आएगी, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये इकट्ठा हो जाएंगे तो भाजपा की मुसीबत बढ़ जाएगी। देखिए, जहां पर कांग्रेस और भाजपा की सीधी राह है वहां फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बड़े राज्य हो गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हुआ, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात, ऐसे राज्यों में सीधा सीधा कांग्रेस और भाजपा की आपस लड़ाई होती है, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यूपी हुआ, बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ पर इंडिया गठबंधन का एक असर रहेगा। लेकिन इनके लिए भी साथ में आना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि सीट शेयरिंग बहुत बड़ा मुद्दा होता है गठबंधन में। दूसरा, यदि गठबंधन हो बना लें तब भी ऐसी सरकारें जो 5 साल नहीं चल सकती है, क्योंकि देखिए जब विचारों का गठबंधन होता है तो गठबंधन लंबा चलता है, जब मजबूरी गठबंधन होता है तो गठबंधन लंबा नहीं चलता है। जैसे कि भाजपा शिवसेना गठबंधन बहुत लंबा चला क्योंकि वो उनका जो गठबंधन था वो मजबूरी गठबंधन नहीं था, वो उनका विचारों गठबंधन था। इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी समस्या यही है कि सभी लोग कहीं ना कहीं भाजपा के डर से ये लोग आपस में इकट्ठा हुए हैं। इनकी जो क्या है वो इनको इकट्ठा कर रही है, इनका वैचारिक आपस में मतभेद है और वो कहीं ना कहीं वही ना आलोक जी, वही बात है ना कि आखिरकार ये आपस का जो मतभेद है ये लगातार ऐसी बना रहेगा। तो फिर कैसे आपका जो पूरा नेतृत्व तैयार आप कर रहे हैं कि हमें बीजेपी को हराना है, हमें बीजेपी को बेदखल करना है, तो कैसे इस पर रणनीति बन पाएगी? सबके सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। देखिए, रणनीति तो उनके लिए बनाना मजबूरी इनकी और रणनीति वो बनाएंगे भी। देखिए, इंडिया गठबंधन तो होगा, ये तो श्योर है। कितने सीटों पर लड़ेंगे ये बुजुर्ग बात रहेगी। जब पिछला विधानसभा हुआ था 17 का, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी चुनाव लड़े थे तो 39 सीटें ऐसी थी जहां पर फ्रेंडली मैच हुआ था, मतलब दोनों टीम में उतार दिए थे। गठबंधन होने के बाद भी ये समस्या गठबंधन के साथ में आएगी। अभी भी इनकी राह आसान नहीं है। अभी इनकी सीट शेयरिंग का जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो उलझा हुआ है। बाकी जो ठीक है, हम कॉमन प्रोग्राम बनाते हैं, घोषणा पत्र बनाते हैं, वो उसमें जो समस्या नहीं आएगी। असली समस्या इनको आएगी सीट शेयरिंग में। सीट शेयरिंग बहुत बड़ा विषय है क्योंकि कांग्रेस कहीं भी वो चाहेगी कि 20 सीट लड़े, पर मुझे लगता है समाजवादी पार्टी 5 सीट से ज्यादा देने तैयार होगी कांग्रेस को। ये समस्या आएंगी। कांग्रेस क्योंकि बड़ा दल है, कांग्रेस एक बड़ा दल दिखाएगा तभी इनका गठबंधन बन पाएगा, नहीं तो इनका गठबंधन बनने का आसार नहीं है। बिल्कुल, यानी कि पूरे तरीके से यहाँ पर नेतृत्व को लेकर जो है वो सहमति जो है थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर पड़ेगी। आप सभी मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अगर गठबंधन की बात की जाए तो अब 19 तारीख को बैठक है, लेकिन इस बैठक में सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार सीटों को लेकर जिस तरीके से बातें हैं क्या उस पर सहमति बन पाएगी या एक बार फिर से जो गठबंधन को एक साथ में जो तमाम पार्टियां हैं उसे गठबंधन में लाने की जो पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, यहां तक कि बीएसपी को भी इस दौरान लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो क्या बीएसपी इसमें शामिल होगी? क्या वो 80 सीटों पर जो नारा दे चुकी है बीएसपी, क्या उससे
अब पीछे हटेगी, क्या इस गठबंधन के साथ में आएगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।